So let's start our very new lecture of chapter 3, Prospectus and Allotment of Securities. I hope you all are doing fine. First of all, a very good morning, good evening, good afternoon, good night, whatever time you are watching. If you are watching it live on the YouTube. Okay, so अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है सर? In the last chapter, in the last lecture also, we have studied two chapters, right? We have completed chapter 1, which have two sections, section 1 and section 2. Short title, commencement and application, extent, and definition part. We have completed this part. Then we moved here into the second chapter, incorporation of companies and matters incidental thereto. So we have studied from section 3 to 22 under this section, under this chapter. Right. Now we are moving ahead with another chapter, that is chapter 3. Sir, ये क्या है? This is the name of the chapter, prospectus and allotment of securities. आई होप कई लोगों ने पहले भी देख रखा होगा, ये चैप्टर समझ रखा होगा। उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे ये क्या है। ये चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो है जो प्रॉपरली पब्लिक ऑफर की बात करता है, एक बात करता है प्राइवेट प्लेसमेंट की। तो ये जो पूरा चैप्टर है, यहाँ पे सर सेक्शन देखो, यहाँ हमने कब खत्म किया था 22 में, तो यहाँ 23 से चालू होके 42 तक चलता है। अब ये दो पार्ट में जो पब्लिक ऑफर वाला पूरा पार्ट है ना, मान के चलो ये 23 से 41 तक के पूरा कवर करता है। फिर जो प्राइवेट प्लेसमेंट वाला पार्ट है ना, वो अकेला एक ही सेक्शन है, 42, वो पूरा कवर करता है। सो हम लोग सर यहाँ कितने सेक्शन देखेंगे? यहाँ देखो, ये तुमको इतने सेक्शन दिख रहे हैं। पहले हम लोग ये सेक्शन के बारे में समझेंगे, देन विल मूव फर्दर इनटू दी चैप्टर। वैसे ही देखो, जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पूरा समरी और लिमिट बेसिस में पढ़ा था, प्रॉपरली एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ा था। ये वाले चैप्टर के भी ये वाले नोट्स अवेलेबल है। मैं इसको भी ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम में अवेलेबल है, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप में भी अवेलेबल है। सर कौन से नंबर में व्हाट्सएप करना है? यू गाइस कैन व्हाट्सएप मी इनटू दैट नंबर, अगर टेलीग्राम वगैरह में ये नहीं मिले तो। ठीक है, ओके। तो ये करते हैं, बट उसके पहले समझते हैं कुछ और बातें। ठीक है, तो सेक्शन 23 से चालू होकर 42 तक ये जो पूरा हमारा चलेगा सीरीज, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सर बेसिकली हम लोग समझेंगे कि पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बारे में बेसिक्स 23 में बताया गया। सेक्शन 23 में 24 जो है वो सेबी के पास जो पावर दी गई है कि वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, किस चीज़ के रिगार्डिंग? इशू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो उसके ऊपर क्या क्या बताएगा? सेक्शन 24 बताएगा। 25 जो है वो आप लोग पढ़ोगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में, ऑफर ऑफ सेल, ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस थ्रू डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ऐसा करके। ठीक है, उसके अलावा आप 26 में पढ़ोगे मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। ये भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाला है। सेक्शन 27 में अपन पढ़ेंगे कि अगर प्रोस्पेक्टस में जो हम लोगों ने टर्म्स एंड चीज़ें लिखी थी, ठीक है, अगर हम उसमें कोई भी चेंज करने वाली है, वेरिएशन करने वाली है, तो वो कर सकते तो कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा 28 में हम लोग वही पढ़ेंगे कि ऑफर ऑफ सेल बाय ऑफ शेयर्स बाय दी सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जो जायंट शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कभी कभी खुद अपना शेयर जैसे कि कंपनी के थ्रू बेच सकते हैं। तो 28 में पढ़ेंगे। 29 तो सबसे बेहतरीन है, डीमटेरियलाइज फॉर्म, माइट भी इस बार के एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सेक्शन 30 ठीक है, इट इज लाइक जस्ट नॉर्मल है, एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये हमारे लिए इतना भारी नहीं है। 31 एंड 32 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से आते हैं इस चैप्टर के। 31 टॉक्स अबाउट शेल्फ एंड 32 टॉक्स अबाउट आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो ये दो टाइप के प्रोस्पेक्टस यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा वी हैव सेक्शन 33, ठीक है, जो बताया गया इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज। कहीं कहीं पे हम लोग एवरेज प्रोस्पेक्टस भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में। और 34 35 तो जबरदस्त है, 34 35 36 37, यस। ठीक है, तो 34 से मान लो आप लोग 38 तक की पूरा पेनल्टी वाला सेक्शन चलेगा। सर कैसे? देखो, 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी बताते हैं, 35 सिविल लाइबिलिटी। तुम लोगों ने वो पढ़ा है क्या? 447, सेक्शन 447 किसी को पता है? 447 के बारे में कभी कोई सुना है? तो 447 भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर कवर्ड होगा। इसके अलावा सिविल लाइबिलिटी आती है सेक्शन 35 में, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा 36 में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई बंदा किसी को फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, मनी इन्वेस्ट करने में, शेयर लेने के लिए, शेयर बेचने के लिए, जो भी है XYZ। ठीक है, तो अगर आपने किसी को इंड्यूस किया, ठीक है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? 36 बता दे, 37 बता दे। अगर आप 34 35 36 में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप एक्शन की डर ले सकते हो, तो 37 बता दें। 38 बता दें अगर आपने पर्सोनेशन किया सिक्योरिटी शेयर्स खरीदने के लिए,
वो पर्सोनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मैं जो खुद नहीं हूँ, या मैं किसी और के बारे में किसी और का नाम लेके किसी और तरीके से आइडेंटिटी से शेयर्स अगर परचेज कर रहा हूँ तो इज इट अलाउड और नॉट अलाउड। सेक्शन 39 में हम लोग पढ़ेंगे अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कंपनी। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन और ये सब कुछ बहुत सारा है। सेक्शन 40 में आप लोग पढ़ोगे कि स्टॉक मार्केट के थ्रू सिक्योरिटीज कैसे डेल्ट होती है, कैसे क्या आरएसी क्या होता है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बीएससी एनएससी क्या है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है, कि स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन चाहिए और क्या चाहिए। 41 जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स आ सकता है, ये भी चांसेस है आने की। ठीक है, और आखिरी एक सेक्शन चलता है दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट का। अकेला बोले तो सेक्शन 42 कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो शेयर सिक्योरिटीज का, तो आप वो कैसे ऑफर या इनवाइट कर सकते हो। तो ये पूरा हम लोग जो प्रोसेस इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। होप सो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर्ड है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, चलो आओ, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, डायरेक्टली आ जाते हैं अब हम लोग अपने चैप्टर के अंदर में। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर में क्या कवर्ड है, तो चैप्टर 3 जो है वो बताता है अलॉटमेंट एंड प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मेन सेक्शन ये वाला आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से देखना इसको। इसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो जैसे अभी हम लोगों ने सेक्शन वाइज अलॉटमेंट किया, ये तुमको तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिख जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल को मैं बेस बना के चलता हूँ, देखो ये मॉड्यूल का ही पार्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पूरा मॉड्यूल खा दिया है या खत्म कर दिया है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉड्यूल के बेस में ही ये नोट्स बनाया गया। इट कैन बी टर्म्ड एज अ समरी शॉर्ट नोट्स। ठीक है, इट मे बी हेल्पफुल इन योर रिवीजन, फास्ट रिवीजन। ओके, तो सेक्शन 23 से 42 तक हम पढ़ेंगे। एक पार्ट है पब्लिक कंपनी, एक पार्ट है प्राइवेट कंपनी। तो दोनों के लिए कैसे शेयर्स इशू हो सकता है, आईपीओ एफपीओ क्या होता है, राइट इशू, बोनस इशू, वो सब का यहाँ पे थोड़ा सा नाम है और फिर आगे रेफरेंस है अगले चैप्टर में। मेनली इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और उससे रिलेटेड मैटर्स कहाँ पे बताए गए, तो ये इन सेक्शंस उसको डील करेंगे। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 39, इसके अंदर कुछ फॉर्म्स पढ़ेंगे। फिर पेनल्टी के लिए ये सेक्शंस बताए गए हैं। और प्राइवेट प्लेसमेंट 42 में बताया गया है। चलो चालू करते हैं सेक्शन 23 से। व्हाट ऑल डज इट टॉक्स अबाउट। तो सेक्शन 23 का नाम ही है पब्लिक ऑफर इन प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अभी ये बोल रहे हैं सर सर सर, अभी हम लोग तो क्या पढ़ रहे थे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आज कंपनी बन गई, उसके सारे कमेंसमेंट हो गए, उसके सारे फॉर्म फाइल हो गए, रजिस्टर ऑफिस हो गए, एवरीथिंग इज डन। नाउ कंपनी अब धंधा कर रही है, धंधा करेगी तो उसको और पैसे की नीड होगी। पैसे की नीड होगी तो वो और मार्केट से पैसा मंगाएगी। तो अगर वो शेयर सिक्योरिटी के फॉर्म में मार्केट से पैसा मंगा रही है, तो व्हाट ऑल डज इट नीड टू फॉलो। क्या उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, कोई ऑफर लेटर ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा, व्हाट ऑल डज इट नीड टू डू। तो हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं, अगर आज आप क्या करने वाले हो, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, या तो आप क्या हो पब्लिक कंपनी या तो आप प्राइवेट कंपनी हो, तो पहले कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन सा सोर्स है जिधर से आप, मतलब कौन कौन से तरीके से आप, किन किन जगह से आप ये शेयर सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क you guys, those who are watching it live, is my voice clear or not to you? Is there any disturbance in the background, so that I will increase the noise cancellation if there is any disturbance or noise you guys are having? क्लियर है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ये तो है ही। एंड ओके, लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ये दो टाइप में कंपनी बटी। अब ये बोल रहे कि भाई अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो कौन सा तरीका है पैसा मंगा, मतलब किस किस जगह से आप पैसा मंगा सकते हो। पहला सोर्स क्या है, पब्लिक ऑफर या प्रोस्पेक्टस इशू करके। या तो आईपीओ होगा, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर, और ओएफएस ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी एक तरीका होता है। तो अब इन तीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, पब्लिक ऑफर या प्रोस्पेक्टस इशू करके मार्केट से पैसा मंगा सकते हो, शेयर होल्डर से पैसा मंगा सकते हो। एक और तरीका होता है पब्लिक कंपनी ये तरीका भी अपना सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट है क्या सर, प्राइवेट प्लेसमेंट देखो ये आईपीओ एफपीओ अगर क्या होता है, माइट भी जनरल पब्लिक को ऑफर होता है, कोई भी इसमें पैसा लगा सकता है। लेकिन जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है ना, ये ऐसा ओपन नहीं होता सबके लिए। इसमें मैंने जिन जिन लोगों को बोला है कि मालिक आप लोग पैसा देंगे क्या, या आप लोग कोई ऑफर किया है, तो वही लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं लगा सकता। इन जनरल मैं बता रहा हूँ प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली हम लोग जब प्लेस करते हैं शेयर सिक्योरिटीज को, उससे पैसा मंगाते हैं, तो वो इसके अंदर कवर्ड होता है। थर्ड वाला जो पॉइंट होता है वो होता है राइट इशू। तो राइट इशू ऑफ शेयर अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट इशू भी कर सकते हैं। सर ये राइट और बोनस इशू कहाँ समझेंगे, ये अगले चैप्टर में समझेंगे, बट फिर भी मैं तुमको बता रहा हूँ। राइट इशू क्या होता है, जब हम लोग अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर से पैसा मंगाते हैं और उन्हीं को शेयर इशू करते हैं।
ठीक है, तो वो राइट इशू होता है। और बोनस इशू क्या होता है, ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है जो पहले से मेरी कंपनी का शेयर होल्ड करे। तो कंपनी उनको खुश होकर फ्री में शेयर देती है जब उनके पास कैश रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल है। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, तो ये सब मेनली अगर हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके अलावा व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, तो फिर ये इसके तरीके पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी से पब्लिक ऑफर कर सकती नहीं, कैसे नहीं कर सकती। अगर तुमको याद होगा पहले ही जब मैंने डेफिनेशन बताया था तो मैंने PRL बताया था। पी फॉर क्या था, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन किस चीज़ का, तो पब्लिक को पास जाके अपने शेयर्स, ठीक है, इशू नहीं कर सकते, उसमें से पैसा नहीं मांग सकते, भीख नहीं मांग सकते, पब्लिक से नहीं मांग सकते। मतलब आप अगर पब्लिक से मांग गए तो आप तो पब्लिक कंपनी हो गए ना, आप कहाँ से प्राइवेट कंपनी रहे। तो इफ यू वांट टू बी कंटिन्यू एज ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है, तो आप क्या नहीं कर सकते, पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते। तो सर हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट हम भी कर सकते हैं, हाँ, सेक्शन 42 में। सर राइट इशू, हाँ, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बिंदास पैसा मंगाओ। बोनस इशू, हाँ, उनको फ्री के शेयर्स बिंदास दो। तो ये आप कर सकते हो, बट आप पब्लिक ऑफर के थ्रू पब्लिक से शेयर इशू करके पैसा नहीं मंगा सकते, बिकॉज आपको मैंने बताया क्या सीन है। ठीक है। और इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, अब एक काम करना, तुम लोग 1 सेकेंड के लिए ये वाला पॉइंट पढ़ोगे क्या, जस्ट अ सेकेंड। हम्म, तुम लोग एक बार के लिए ये वाला पॉइंट पढ़ो। ठीक है, 1 सेकेंड बस। ओके, चलो, लेट्स बैक। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं सर सबसे पहले ना सिक्योरिटीज और शेयर्स क्या है ये। तो मैं सिक्योरिटीज की जगह शेयर बोलूंगा तो चलेगा, या शेयर्स की जगह सिक्योरिटी। तो बोलते हैं भाई देख, सिक्योरिटी ना एक वाइडर टर्म है। ये केवल इक्विटी या प्रेफरेंस तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। या केवल इक्विटी है या केवल प्रेफरेंस है, ऐसा नहीं है। इक्विटी भी आ सकता है, प्रेफरेंस भी आता है, डिवेंचर्स भी आता है, मतलब एवरी फॉर्म ऑफ शेयर सिक्योरिटी सब इसके अंदर आ जाता है। हर तरीके का इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो जो सिक्योरिटीज के अंदर कवर हो सकता है। जैसे देखो लिखा है इन्होंने डेफिनेशन, अब इन्होंने क्या डिफाइन किया, सिक्योरिटीज मींस एनी इंस्ट्रूमेंट जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनरशिप या डेट, किसमें, कंपनी में। या तो ओनरशिप बोले तो इक्विटी के फॉर्म में, या डेट बोले तो डेट के फॉर्म में। ठीक है, इंक्लूडिंग क्या क्या आ सकता है अच्छे से समझना। तो शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, अदर सिमिलर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके अंदर कवर हो सकता है। डेरिवेटिव यूनिट्स ऑफ CIF, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा, जो कहाँ डिफाइंड है। ठीक है, SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, हम लोग इसको प्यार से SCRA या सेक्रा भी बोलते हैं। SCRA। तो सर ये इंपॉर्टेंट है कि ये सिक्योरिटीज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से याद रखना। सर ये तो समझ में आ गया कि स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स या अदर सिमिलर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। देखो, फास्ट ट्रैक के अंदर में इतना डेप्थ में तो नहीं घुस सकता, एकदम छोटा सा अगर मैं तुमको बता दूं, तो डेरिवेटिव इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिक्योरिटीज जो मार्केट में ट्रेड हो सकती है। इसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव होती है, किसी और चीज से। डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है, इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल। ठीक है, जो, हाँ बोल सकते हो एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स इन जनरल ये बोल सकते हो कि जो अपनी वैल्यू कहीं और से डिराइव करती होगी। CIF समझते हो क्या। ठीक है, तो CIF भी एक चीज होती है, आगे चल के बताऊंगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, जो कहाँ डिफाइंड है, अंडर SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो वो भी इसके अंदर कवर्ड होगा। तो मेनली इसके अंदर क्या क्या कवर्ड होता है, एसेंशियली एनकम्पासिंग एनी ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि कोई भी कंपनी के अंदर का इंटरेस्ट बता रहा है। मतलब अल्टीमेटली एट द एंड अगर आपका कंपनी में कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, शेयर सिक्योरिटीज कहीं से भी कोई भी फॉर्म में, तो वो इसके अंदर कवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज इसको एक बार पढ़ लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। तुम पहले पढ़ो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। होप सो आप लोगों ने पढ़ा होगा, चलो मैं बता दूँ ये क्या लिखा है। तो सर ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई देखो, मैंने रेड से मार्क किया तो मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MCQ में आ सकता है, आई होप अभी बीच में आया भी था। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं भाई, सिक्योरिटी शेल नॉट इंक्लूड एनी यूनिट्स लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी और स्क्रिप और एनी सच इंस्ट्रूमेंट और यूनिट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड विच प्रोवाइड्स अ कंबाइंड बेनिफिट रिस्क ऑन द लाइफ ऑफ द पर्सन्स। ठीक है, तो ये इसके अंदर कवर्ड होता है। अल्टीमेटली
इन चीज़ों को सिक्योरिटीज की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, ठीक है। तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, प्लीज याद रखना। ये एमसीक्यू में आएगा, इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो क्या नहीं आएगा सर? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी या स्क्रिप्स या कोई और इंस्ट्रूमेंट या यूनिट जो किसी और नाम से जानता हो, जिसमें मेनली क्या होगा, रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ द पर्सन भी कवर्ड है, कंबाइंड विद द बेनिफिट ऑफ द रिस्क ऑफ द लाइफ ऑफ द पर्सन। तो अगर ये कवर्ड है तो इट विल नॉट बी टर्म्ड अंडर सिक्योरिटीज। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट देखिए ना। ठीक है, सो प्लीज मार्क इट इज इम्पोर्टेंट, प्लीज मार्क इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, समझना। है ना? अगर कोई जनवरी में कहीं और के लिए भी ये वीडियो देख रहा है, फॉर वेरी श्योर इट इज वेरी मच लिंक, तो उस टाइम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल ये सितंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये जनवरी में पूछ ले, हो सकता है ये मई में पूछ ले। एनी टाइम एनी वेयर, जब भी आप ये देख रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में। आज नहीं तो कल कभी भी पूछ सकता है, कोई ना कोई अटेम्प्ट में। नाउ सर, ये ना सेम टू सेम मैंने कहाँ से उठाया, ये तुम्हारी ये सारी चीज़ें कहाँ है पता है क्या? तुम्हारे मॉड्यूल में दी गई है। तो ये मैंने मॉड्यूल से ही लिया है, तो तुम अगर मॉड्यूल नहीं भी रिफर करो इफ इन केस, सो यू गाइस कैन रिलाई ऑन दिस। तो हाँ, लेकिन मॉड्यूल एक बार गो थ्रू और भी करना, एक बार देखना। अब ये क्या बोलना चाह रहे? सर, ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एडीआर जीडीआर। एडीआर जीडीआर क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स। क्या बोल रहा है? इन अ डायरेक्ट लिस्टिंग अ डोमेस्टिक कंपनी कैन एनलिस्ट itself with the stock exchange of the other countries without any intermediary involved। जैसे कि किसमें होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी से और ग्लोबल डिपॉजिटरीज में, द इंडियन कंपनी कैन डायरेक्टली ऑफर देयर शेयर्स इन दी फॉरेन मार्केट इंस्टेड ऑफ गिविंग देम फॉर अ फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। अगर तुमको एडीआर जीडीआर, जो हम लोग सेक्शन 41 में पढ़ते हैं, ठीक है, अगर तुमको याद होगा, तो वो हम लोग डिपॉजिटरी रिसिट्स के फॉर्म में अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर करते हैं, राइट्स वगैरह को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर अगर आप डायरेक्टली लिस्टिंग करना चाह रहे हो इसके थ्रू, और डायरेक्ट लिस्टिंग, तो आप कर सकते हो। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ अ फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। अगर तुमको एडीआर जीडीआर के बारे में नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं सेक्शन 41 बताऊंगा तब मैं प्रॉपर उसका पूरा फ्लो बता दूंगा। एवरीथिंग इज देयर। फिर ये बोला डायरेक्ट लिस्टिंग एक्सक्लूड व्हाट, इंटरमीडिएट्स के बीच में इंटरमीडिएट्स नहीं होते, बिचौलिए इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ना वो भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो ना, इंटरमीडिएट्स नहीं तो इनको पैसा नहीं देना है, तो वो, और ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट नहीं है, तो आप डायरेक्टली वन ऑन वन कनेक्ट होते हो, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है आपकी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये उसका पार्ट है, ये भी तुम्हारे मॉड्यूल में था, सो आई कॉपीड इट फ्रॉम देयर। ओके, नेक्स्ट, सेक्शन 24, 23 में यही सब चीजें थी। 24 में आ जाओ। 24 क्या बोलता है? रेगुलेशन ऑफ इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा, जनरली तुम खुद समझना, हम लोग एक चीज समझते हैं कि स्पेशल लॉ जनरल लॉ को ओवरराइड करता है। अब जहां आप लिस्टिंग में आ जाते हो ना, वहाँ अपने आप गेम में कौन आ जाता है? सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एम्पावर्ड है क्या, कि वो पूरे मार्केट को चला सकता है। किस चीज के रिगार्डिंग? सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, पहला तो इशू करना, दूसरा तो ट्रांसफर करना। क्या? शेयर्स और सिक्योरिटीज। तो शेयर इशू करना, शेयर ट्रांसफर करना, तो ये सब अगर करना है तो इन सबको रेगुलेट कौन करता है भाई? केवल और केवल, केवल और केवल एक बंदा, वो है सेबी। तो इसके लिए वो क्या बनाएगा? रूल्स रेगुलेशंस। इसके अलावा अगर आपने कभी डिविडेंड इशू मतलब दिया और नहीं दिया, तो वो सब कैसे करना है, क्या करना है, तो वो लिस्टेड कंपनीज या दोज कंपनीज जो अभी क्या चाह रही लिस्ट होना, तो उनको पूरा रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है, इन वेयर इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो इंडिया में हो रही है बाय मेकिंग रेगुलेशन, तो सेबी क्या बनाते हैं? रेगुलेशन। वो इस चीज़ के लिए एम्पावर है कि वो इसके लिए बना सके। तो सारे मैटर्स, क्या क्या मैटर्स, इंक्लूडिंग रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, redemption of preference shares specifically provided in this act shall be administered by सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल और रजिस्ट्रार एज द केस। मतलब जहाँ या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, या ट्रिब्यूनल को पावर है, या जो रजिस्ट्रार को पावर है, वही लोग क्या करेंगे रिगार्डिंग ये सारे मैटर्स को डील करेंगे। जैसे प्रोस्पेक्टस कैसे बनेगा, कैसे इशू होगा, उसके बाद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, तुम लोग फॉर्म पढ़ोगे यहाँ। ठीक है, पास के प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट और सिक्योरिटीज, पास 2, पास 3, पास 4 ऐसे करके फॉर्म पढ़ोगे। तो वो फॉर्म कैसे फाइलिंग होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब कुछ के लिए लॉ बनाने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। चलाने वाली कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। होप से ये समझ में आया होगा। हम लोगों ने केवल उसकी बेसिक्स पढ़ी यार। देखो ये सब के ऊपर ना इंस्टीट्यूट अभी तक इतना डेप्थ में गई नहीं है, काम की चीज़ें नीचे है। तो मैं लेकिन पूरा लिंक करके पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगी 24, 25, 26, कुछ जगह पे मैं करूँगा फॉर श्योर। जो मेरे को लगेगा कि अभी तुमको बताने लायक नहीं है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा देर से बताऊंगा। बट आई होप ये आ रहा होगा। अगर ये आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लीज़ टेल मी। ओके, बाकियों को। ओके,
और बाकी सबको आ गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो। हाँ। तो लेट्स बिगिन अवर जर्नी ऑफ द प्रोस्पेक्टस। यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से याद करना चालू करते हैं। देखो प्रोस्पेक्टस क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 70 डिफाइंस प्रोस्पेक्टस। सो सर, व्हाट डज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस को अगर तुम ऐसे दो पार्ट में बांटो, प्रोस्पेक्टस मीन्स what any document which is described or issued as a prospectus. Sir, what does prospectus? Prospectus means any document. सबसे पहले prospectus means any document. Prospectus means any document which is described or issued as a prospectus. Prospectus means any document which is described or issued as a prospectus. Prospectus means any document which is described और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस। मैं इतनी बार बोल रहा हूँ तो इसको तुमको याद करना होगा। कोशिश करो, याद करने से क्या होता है, अच्छी लैंग्वेज आती है, और अच्छी लैंग्वेज से अच्छे मार्क्स आते हैं। तुम अच्छा लिख के आते हो और अच्छे मार्क्स आते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। ठीक है, बस इसीलिए, और अपन पास हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स। सर ये तो हो गया, इसके अलावा एंड इंक्लूड्स व्हाट? पहला, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो कहाँ डिफाइंड है सेक्शन 31 में। सेक्शन RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कहाँ डिफाइंड है सेक्शन 32 में। इनके अलावा कोई और नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट या कोई और डॉक्यूमेंट जिससे हम लोग पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि आओ आके मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, तो उस डॉक्यूमेंट को भी डिम्ड टू भी क्या मान लिया जाएगा? प्रोस्पेक्टस। वापस से समझना, मैं पूरा बता दूं ये क्या बोलना चाह रहा है। सेक्शन 31 से शेयर प्रोस्पेक्टस क्या, आपने तो बताया नहीं। अभी जैसे ही हम लोग सेक्शन 31 में आएंगे ना, तुमको सबसे पहले पता चल जाएगा। RHP जैसे ही 32 में आएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ बताऊंगा तो इट विल बी वेरी लॉन्ग, जब वहाँ आने ही वाले हैं, तो वहाँ देखेंगे। तो 31 32 में तो जो भी चीज़ होती है सर, RHP या शेल्फ, वो प्रोस्पेक्टस होता है। ठीक है सर, ये तो बताओ कोई और नोटिस, कोई और सर्क्यूलर, कोई और एडवर्टीजमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे मैं पब्लिक को क्या बोल रहा हूँ, ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है, कि आओ आके मेरी कंपनी के शेयर्स पे पैसा लगाओ, तो वो डॉक्यूमेंट को भी डीम टू बी या प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं, मैं ना इनसे बचने के लिए, क्योंकि ये वाले सेक्शंस फॉलो कर रहे थे, तो मैंने कोई और नोटिस सर्क्यूलर इशू किया जिससे मैं मार्केट में पब्लिक से पैसा मंगा रहा हूँ, तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं किसी में कवर हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस के अंदर कवर हो जाएगा। आया क्या समझ में? अगर आया तो बताओ, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो। क्या तुम्हें याद है? बोलो। ये बोलो ना सब लोग। ओके। ओके। ठीक है, चलो, लेट्स स्टार्ट। ये सेक्शन 25 ना थोड़ा आगे पढ़ेंगे, मैंने जैसे बताया ना। ये क्या है, अभी तुमको थोड़ा सा भारी पड़ेगा, तुम डायरेक्टली आ जाओ सेक्शन 26 में। सर 26 क्या बोलता है? सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। तो सर प्रोस्पेक्टस में कौन सी चीज़ें आएगी, प्रोस्पेक्टस का कंटेंट क्या होगा, प्रोस्पेक्टस के अंदर एलिमेंट्स बोल दूं क्या एक बार के लिए? एलिमेंट्स क्या होंगे, कंपोनेंट्स क्या होंगे, क्या मिल के एक प्रोस्पेक्टस बनता है। ठीक है, क्या चीज़ें होनी चाहिए अच्छे से प्रोस्पेक्टस में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सब कुछ कौन बताएगा? ये सेक्शन 26। तो 26 इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, ये बताता है कंटेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स एज टू प्रोस्पेक्टस। तो हर प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए सर? प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड एज वेल एज साइन। हमेशा रखना, प्रोस्पेक्टस शेल बी डेटेड एज वेल एज साइन, है ना। और तो भाई सिंपल सी बात है, अगर समझो आज ये मेरा प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपरली डेट होनी चाहिए, यहाँ पे प्रॉपरली साइन होना चाहिए, तो एवरीथिंग शेल बी देयर। तो डेटेड एंड साइन सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये मार्क कर लो सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सेबी ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन डालने बोला है, कोई रिपोर्ट डालने बोली है, तो वो भी किसका पार्ट होना चाहिए? प्रोस्पेक्टस का। तो प्रोस्पेक्टस में वो इन्फॉर्मेशन और वो रिपोर्ट होनी चाहिए जो कौन बोलेगा? सेबी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट बोल रहा है, इसके अलावा आपको एक डिक्लेरेशन देना है। क्या? कि आप लोगों ने जो भी आपका गवर्निंग एक्ट है, जो भी आपको लगता है, जो भी एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे कंपनीज एक्ट तो ही, साथ साथ ना मैं पेटीएम हूँ। पेटीएम में तो मैं क्या हूँ? मैं बैंक हूँ। बैंक को तो कौन आ जाता है? RBI। तो RBI की रूल्स रेगुलेशन, कोई एनबीएफसी कंपनी तो एनबीएफसी के रिगार्डिंग जो एक्ट होगा, समझ में आ रहा है। मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट जो मेरा है, IRDAI के जो रूल्स रेगुलेशन है, मैंने इसको क्या किया है? फॉलो किया, उसका एक डिक्लेरेशन देना है, तो ये भी एक जरूरी है। अब देखो कौन कौन सा एक्ट, पहले कंपनीज एक्ट, इसके अलावा सेक्रा एक्ट, फिर सेबी, और फिर कोई और रूल्स इनके अंदर जो बने हुए, मेनली आपको इन तीनों का अच्छे से कंप्लायंस करना है।
समझ में आ रहा है? मतलब यही सब मेन चीजें आपके ऊपर लगती है, आपको इनको फॉलो करना है अच्छे से। समझ में आया? एक बार और समझो, ये क्या बोल रहा है कि जो भी डिक्लेरेशन इन एक्ट में दिया गया है, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन दिया है, आपको उसके रिगार्डिंग डिक्लेरेशन देना है। क्या डायरेक्टर्स लिख के देंगे कि मालिक हम लोग कंपनी से को फॉलो कर रहे हैं, सैकरा के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, सैकरा को फॉलो कर रहे हैं, एससीआरए को फॉलो कर रहे हैं, सेबी को फॉलो कर रहे हैं, इनकी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इनकी रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ हम छोड़ रहे नहीं है। ये देने से सेफर साइड हो जाता है हमेशा। नेक्स्ट बोलो सर एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शन है सबसे पहला, प्लीज ये याद रखना, ये अगर समझ में आ गया ना तो आधी से ज्यादा चीजें कवर हो गई। मैंने 26 इंपॉर्टेंट बोला ना, तो ये दो पॉइंटर्स को देख के बोला। ठीक है, तो ये दो पॉइंटर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। दे कैन आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन टू दिस टू पॉइंट्स, एंड यू गाइस मे नॉट बी एबल टू राइट, क्योंकि तुम शायद इसको स्किप करके चले जाओ। तो एक्सेप्शन क्या बोला, ऊपर बोला ना, प्रोस्पेक्टस इशू करना है जब जब आप पैसा मंगा रहे हो। ठीक है, डेटेड और साइंड होना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन ये क्या बोल रहा है, अगर आप किसको दे रहे हो, एग्जिस्टिंग मेंबर्स या एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, हाँ, तो उनको अगर आप दे रहे हो तो एक्सेप्शन में है, तब आपको नहीं देना। मतलब मेरी बात समझो, अगर तुम ही लोग, अच्छा अगर मैं डेली आके अपना नाम अता पता बताऊंगा, हेलो गाइस दिस इज सी एस लवीश व्यास, आई एम ऑल इंडिया रैंक होल्डर, ये फालतू की बातें करते रहूंगा, तो एक दिन दो दिन अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी दिन थोड़ी अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो बस जो मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, अभी तुम लोग मेरे एग्जिस्टिंग दोस्त यार हो ना, अभी तुम मेरे भाई लोग हो ना, समझ में आ रहा है, तुम मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हो ना, तो उनको वापस से बार बार वही वही चीज़ थोड़ी ना बताई जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा तो चलेगा ना, हाँ। तो एक्सेप्शन इसके अलावा, मतलब पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो उनको स्पेसिफिकली पहले से ही पता है, वापस से बता की क्या जरूरत है। और वो वैसे भी मेंबर है तो उनको तो डीम्ड, उनको सब इन्फॉर्मेशन पहले ही पता होती है, वो तो मेरी कंपनी के मालिक ही है। तो अगर मैं एग्जिस्टिंग मेंबर्स को वापस से शेयर दे रहा हूँ या डिबेंचर्स दे रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, तो उनको वापस से एक एक डिटेल बताने की जरूरत नहीं, जो उनको बोला गया केवल वही बताना। इसके अलावा मैं वैसे शेयर्स या डिबेंचर्स दे रहा हूँ जो क्या है, यूनिफॉर्म इन ऑल द रिस्पेक्ट विद प्रीवियस लिस्टेड इशू। मतलब समझो मैंने पहले कोई शेयर्स लिस्ट करे थे इशू करके, ठीक है, और वो लिस्टेड है। अब वैसे ही टाइप की सेम टू सेम जो यूनिफॉर्म है इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब कि एज इट इज है, जैसा पहले वाला था। एग्जाम्पल के तौर पे समझो मैंने 10% प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, अभी फिर से सेम यही कंडीशन के साथ वाला फिर से अभी इशू कर रहा हूँ। तो ये वापस से मेरे को सब इसकी इन्फॉर्मेशन बताने की जरूरत है क्या? आई होप नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नहीं बताना है, तो ये एक्सेप्शन में कवर्ड है। समझ में आया? तो बढ़ू मैं आगे? अगर आगे है तो फिर आगे बढ़ते हो, अगर इतना समझ में आया तो देखो ये दो पॉइंट के ऊपर देखिए ना, का क्वेश्चन प्लीज टेल मी, अगर ये आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं फटाक से। ओके, तो बढ़ते आगे अपन। अब क्या बोल रहे सर, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोल रहे हैं कि जो डेट है ना इंडिकेट करोगे प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या मानेंगे, डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन की। उस दिन ये प्रोस्पेक्टस क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। इसके अलावा अ प्रोस्पेक्टस इज कंसीडर्ड टू बी वैलिड फॉर दी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक प्रोस्पेक्टस को कितने महीने के लिए वैलिड माना जाता है, तो बोलते हैं 90 दिन के लिए वैलिड माना जाता है। एज हैज नॉट बीन लेफ्ट ऑन द डेट ऑन विच अ कॉपी देयर ऑफिस डिलीवर्ड। कुछ नहीं, जिस दिन से मैंने रजिस्ट्रार को कॉपी डिलीवर करी ना, वहां से 90 दिन की इसकी क्या होती है, वैलिडिटी होती है। उस दिन के लिए, उतने दिन तक की क्या है, आपका प्रोस्पेक्टस वैलिड है। आप पब्लिक को ले जाके बिंदास ऑफर करो एंड यू गो अहेड, ऐसा करके। तो ये 90 डेज को प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करना। और जो प्रोस्पेक्टस में डेट इंडिकेट की गई है उसी दिन को हम लोग क्या मानते हैं, पब्लिकेशन का डेट। अच्छा, और आपने ना ये आरओसी को दिया है, एक कॉपी आप आरओसी को देते हो ना, ये आप कहाँ पे लिखना, फेस ऑफ द प्रोस्पेक्टस में। तो जो प्रोस्पेक्टस होगा ना, उसके मुखड़े पे, उसके फेस के ऊपर पे आप क्लियर कट लिख देना, बोल रहा है कि आपने एक कॉपी किसको डिलीवर करी है, आरओसी को, अपने माई बाप को। ठीक है, और प्रोस्पेक्टस के अंदर शेल नॉट इंक्लूड अ स्टेटमेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट। अब अगर समझो मैंने बताया था ना, अगर आपको रेगुलर बैच में भी आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि भाई प्रोस्पेक्टस में हम लोग कभी कभी एक्सपर्ट का स्टेटमेंट भी डलवाते हैं, डलता है। तो जब प्रोस्पेक्टस के अंदर में अगर इसका कोई एक्सपर्ट का स्टेटमेंट डलेगा, तो वो लिखा है अनलेस द एक्सपर्ट इज नॉट एंगेज, तो ये बोले तब तक आप एक्सपर्ट का स्टेटमेंट मत डाल देना। ठीक है, prospectus shall not include a statement purporting to be made by an expert unless the expert is not engaged और इंटरेस्टेड। ना ही वो हमारे साथ एंगेज था, ना इंटरेस्टेड था कि इसमें कंपनी बनाने में, ठीक है, कंपनी चलाने में। ठीक है, उसकी हम लोगों ने क्या ले रखी है, रिटर्न कंसेंट। रिटर्न कंसेंट एग्जाम्पल के तौर पे समझो मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हुआ, तुम लोग कोई कंपनी बना रही हो, गाइस हैव कॉन्टेक्टेड मी, तो मेरे को मेरा क्या देना पड़ेगा, रिटर्न कंसेंट। और आप लोग को ये भी बताना पड़ेगा कि जो बंदा है, जो एक्सपर्ट है, ठीक है, वो हमारे साथ ना ही प्रमोशन में इन्वॉल्व था, ना मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है कंपनी के। सर कंपनी का प्रमोशन मतलब प्रमोटर टाइप का जो प्रमोशन नहीं पड़ते, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना, वो सब में मैं इन्वॉल्व नहीं था।
और मेरी रिटर्न कंसेंट ली है तुमने, और मैंने मेरी कंसेंट को क्या नहीं करी, विड्रॉल नहीं की है, जब तक वो कॉपी किसके पास नहीं चली जाती, रजिस्ट्रार के पास। तो ये भी आपको मुखड़े पे लिखना है, बताना है, तब तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वैलिड। आया क्या समझ में? आई होप आ गया होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। नेक्स्ट है गोल्डन रूल या गोल्डन लीगेसी फॉर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब ये तुम्हारे तुमको मॉड्यूल में दिखता है नहीं दिखता आई डोंट नो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? गोल्डन रूल जैसे अकाउंट्स के होते हैं ना, वैसी प्रोस्पेक्टस की समझ लो। तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस और इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और गोल्डन लीगेसी फॉर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या बोलता है? मेरी बात हमेशा से याद रखना, मैंने एकदम स्टार्टिंग से यही पढ़ा है। केवल एक वर्ड है जिसको हिंदी समझ में आती, सब बताओ और सच बताओ, है ना? कुछ नहीं रे, ऐसा है, सब बताओ सच बताओ। ये अगर तुमने याद कर लिया ना, तो तुमको गोल्डन रूल आ जाएगा भाई। सिंपल सीधी सी बात है, क्या बोलता है? कंपनी आज आप जब प्रोस्पेक्टस इशू करते हो ना, तो ये बहुत फेथफुल वाली चीज़ है यार, ये बहुत ट्रस्ट का नाते वाला चीज़ है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट हैव अ जोक ऑन इट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे मस्ती मजाक में नहीं ले सकते, तो आपको सब बताना है और सच बताना है। अच्छा, सब तो बता रहे हो, लेकिन वो सच नहीं है, तो सच भी बताओ। अच्छा, सच बता रहे हो लेकिन पूरा पूरा नहीं बता रहे हो, तो सब भी बताओ। तो दो, एक रूल है, सब बताओ और सच बताओ, ये एक रूल है। ठीक है, तो वही लिखा है, आपको सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस, उसके फाइनेंशियल और उसके रिस्क के इन्वॉल्व में, तो वो आपको पूरी पूरी इस डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करनी है। इसके अलावा कंपनी मस्ट नॉट ओमिट क्या, कोई भी इंफॉर्मेशन डेट कुड अफेक्ट एन इन्वेस्टर डिसीजंस। एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी, ठीक है, जो नहीं आई है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आई होती ना, तो शायद मैं एज ए इन्वेस्टर यहाँ पैसे नहीं लगाता, या पैसा लगाता, वट एवर। तो ये इन्फॉर्मेशन, तो वो लिखा कंपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन को ओमिट नहीं करेगी। ओमिट करेगी मतलब भूलेगी नहीं या डालेगी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको डालना ही पड़ेगा वो इन्फॉर्मेशन, कौन सी? जो मेरे डिसीजन को क्या करने वाली है, अफेक्ट करने वाली है। इसके अलावा कंपनी मस्ट नॉट मेक एनी मिसलीडिंग और एम्बिगियस स्टेटमेंट। तो कोई भी अनक्लियर, एम्बिगियस या मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, जिससे ना जो इन्वेस्टर है वो मिसलीड हो जाएगा। उसको जाना कहीं था, उसको कुछ डिसीजन लेना था, उसने कुछ डिसीजन ले लिया तुम्हारे चक्कर में। तो ये उस केस में नहीं होना चाहिए। होप सो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा कंपनी मस्ट कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट। कंप्लाई करना मतलब फॉलो करना, तो कंपनी मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये कुछ इसके रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं। समझ में आया क्या? प्लीज याद रखना, सिंपल सीधा सा अगर तुमने मेरी ये बात लिख ली, सब बताओ सच बताओ, तो यू आर वेरी फार, मतलब तुमको बहुत आगे बढ़ जाओगे तुम इसमें। बस ये अगर हिंदी में याद हो गया, तो इंग्लिश में तो आई होप तुम लिख लोगे। पूरी पूरी पिक्चर बताओ भाई कंपनी की। अब एक बहुत ही फेमस केस है ये वाला। ठीक है, तो रेक्स वाले इस केस में क्या हुआ, द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ फैक्ट दैट डिविडेंड वर पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑल्सो अमाउंट्स टू प्रोस्पेक्टस बीइंग मिसलीडिंग। तो भी बोलते हैं ना, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए या कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इस केस में क्या हुआ था, समझो। हम लोगों ने ना ये बताया कि हम लोग डिविडेंड दे रहे पिछले 5 साल से, एग्जाम्पल समझ लो। ठीक है, तो लेकिन ना हम लोग कहाँ से दे रहे थे? पेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग अपना जो पुराना रिजर्व रिजर्व है ना, वहां से निकाल के दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने बस इतना बोला कि हम लोग प्रॉफिट, हम लोग बस डिविडेंड दे रहे हैं। हम लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया कि जो डिविडेंड दे रहे हैं वो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट दे रहे हैं, जो कि जनरली, समझ में आ रहा है ना, कैपिटल प्रॉफिट में से आप नहीं दोगे। तो भी अगर आप दे रहे थे और आपने ये क्लियर कट बताया नहीं कि आप इस तरीके से दे रहे हो, माइट भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा हर साल, लेकिन आप पुरानी जमा पूंजी से दे रहे हो, तो दैट इज समवेयर मिसलीडिंग ना। इससे इन्वेस्टर कहीं ना कहीं मिसलीड होकर इन्वेस्ट कर देगा। सो दिस अमाउंट्स टू मिसलीडिंग स्टेटमेंट। मिसलीडिंग स्टेटमेंट की फिर पेनल्टीज वगैरह लगती है। होप सो आपको सेक्शन 26 दिमाग में बैठा होगा, अगर आया तो बताओ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। आ गया, ओके। चलो, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी सेक्शन 27। ये अच्छा सेक्शन है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, इसमें भी तुमको केस लॉ वाले क्वेश्चन आंसर दिखेंगे। तो मैं बताता हूँ ये है क्या। समझो, सेक्शन 27 टॉक्स अबाउट, ठीक है, जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने उससे रेगुलर क्लासेस पढ़ी है, उनको पता होगा कि हाउ वी लर्न दिस पर्टिकुलर व्हाट वी से सेक्शन। हमने इसके लिए कुछ एक स्टेटमेंट रखा था, तुम दोगी साथ मेरा, तुम दोगी साथ मेरा, ऐसा कर गया, तुम दोगे साथ मेरा बेसिकली। तुम दोगे, दोगे मतलब दो, और साथ मेरा मतलब 7। तो सेक्शन 27 से हमने एक कहानी पढ़ी थी, एंड देन वी हैव डन दैट। तो हम लोगों ने बस उसको ऐसे ही याद किया था। तो जिसको कहानी पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है डोंट
मतलब अभी उसमें मैं नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ दिस फास्ट, अपने को इसको आगे बढ़ना है। बट बस 27 के लिए याद रख सकते हो कि सेक्शन 27 में तुम दोगे साथ मेरा करके, हमने इसको याद किया था सेक्शन 27, जिसको ऐसे याद हो जाता है। तो सेक्शन 27 टॉक्स अबाउट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई ऑब्जेक्ट के लिए पैसा मंगाया था, या कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टर्म्स, अगर आप वो टर्म्स को क्या करने वाले हो, वेरिएशन करने वाले हो, चेंजेस करने वाले हो, तो आप कर सकते हो क्या? तो लिखा है यस, यस, यस। इन्होंने बोला कि जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या जो ऑब्जेक्ट है, जो आपने किसमें बताया, प्रोस्पेक्टस में, आप चाहो तो उसको वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ओनली बाय पासिंग ऑफ एसआर थ्रू पोस्टल बिलॉट। तो पोस्टल बिलॉट के थ्रू, कल वाली क्लास में मैंने बताया था तुम लोगों को कि पोस्टल बिलॉट, कल या परसों वाली क्लास में, कि पोस्टल बिलॉट के थ्रू कैसे पास होता है। पहले हमारे घरों में पोस्टल बैलेट के थ्रू, प्रॉपर पोस्ट के थ्रू बैलेट पेपर्स आते थे, बट अभी आज की डेट में ई वोटिंग के थ्रू ये चीज़ हो जाती है। हमको उसमें क्या पास करना है? एसआर। एसआर बोले तो स्पेशल रेजोल्यूशन। इसका जो नोटिस है, ठीक है, उसको आपको पब्लिश करना है न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश और एक वर्नेक्यूलर में, जहाँ पे आप जस्टिफिकेशन दोगे कि ये क्यों ज़रूरी है वेरिएशन। भाई आप अपना रीजन बताओगे ना, वाई दिस वेरिएशन इज डैम 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड बोल रहे हैं, अच्छा अब कुछ लोग क्या होंगे, डिसेंडिंग शोल्डर्स। ये हम लोगों ने कल भी ऐसा एक वर्ड पढ़ा था, डिसेंड कर रहे, जो हाँ नहीं बोल रहे, असेंट नहीं दे रहे, डिसेंडिंग शोल्डर है, जो एसआर में हाँ नहीं बोल रहे। तो उनको आप क्या दोगे? एग्जिट अपॉर्चुनिटी, एग्जिट ऑफर बाय प्रमोटर्स इन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। तो ये तुमको याद रखना है, सेक्शन 27 का क्रक्स यही है। सेक्शन 27 ये बोलता है कि भाई अगर आप लोग आपके प्रोस्पेक्टस में जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी टर्म्स है, उसको अगर आप वेरिएशन करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो, बाय पासिंग ऑफ एस एसआर थ्रू पोस्टल बिलॉट, एज वेल एज उसका नोटिस आपको छापना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, और जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स होंगे उनको आपको क्या देना पड़ेगा? एग्जिट ऑफर बाय होम, बाय प्रमोटर्स एंड कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। होप सो आया होगा। आया क्या? हेलो, एम ऑडिबल? हेलो हेलो। हाँ, एम ऑडिबल ना? ओके, ठीक है। चलो, तो सेक्शन 28 भी है, इसको भी अभी नहीं पढ़ेंगे, ये सब थोड़े भारी सेक्शन है यार, थोड़ा सा पहले इजी इजी पढ़ लो ना, फिर जाएंगे उसमें। सेक्शन 29, 29 इज अ गुड सेक्शन, ओके वी कैन कंटिन्यू सेक्शन 29। 29 इज एन important section from my point of view. I don't know about others, but as far as I am concerned with your institute, I can say section 29 can also be termed as an important section. सर ये है क्या? सेक्शन 29 बोलता है पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी मेड इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी मेड इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी मेड टू बी इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमेट का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, डीमेट के थ्रू। तो बोलना चाह रहे हैं कि भाई डीमेट के थ्रू ही आज की डेट में आप पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज करोगे। क्या बोलना चाह रहे हैं सर? ये बोला एवरी कंपनी जो कि क्या निकाल रही पब्लिक ऑफर या प्रिस्क्राइब क्लॉज ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, जैसे कि देखिए कुछ कंपनीज है, तो पब्लिक कंपनी या कोई अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है, उन लोगों को आज की डेट में अगर सिक्योरिटीज रखे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, तो केवल आज की डेट में किससे होगा? डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म या डीमेट फॉर्म में। और वो किसके थ्रू होता है? डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में जो प्रोविजन लिखी है उसको फॉलो करके। वापस से सुनो, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर ला रही है या प्रिस्क्राइब क्लास या क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, लेकिन उसमें किसको काउंट नहीं करेगा? मतलब निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और होली ओन सब्सिडरी, ठीक है, इन लोगों को क्या कर दिया है बाहर। इनके ऊपर ये जो हम लोग पॉइंटर्स पढ़ रही है एप्लीकेबल नहीं है। बाकी कंपनीज को मैंडेटरी बेसिस में क्या करना है, ठीक है, डिमेटलाइज फॉर्म में ही या तो रखना है या तो ट्रांसफर करना है। तो लिखा है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, देखो लिस्टेड है तो पहले ही सेबी उसको मार रहा है ना। मेरी बात समझो, हम लोग कंपनीज एक्ट में सेक्शन 29 क्यों पढ़ रहे? क्योंकि तू क्या है ब्रो, तू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। ब्रो अगर तू लिस्टेड कंपनी होता तो सेबी तेरे को पहले ही मार दिया होता, मतलब कि सेबी तेरे ऊपर लग रहा होता। तो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे होते, हम लोग सीए फाइनल में पढ़ रहे होते। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल फैसिलिटेट द डीमटेरियलाइजेशन ऑफ ऑल इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है, उसको आपको क्या देना है? एप्लीकेशन फॉर्म फाइलिंग करके डिपॉजिटरी को, कि हमारे शेयर्स को किस फॉर्म में चेंज कर दो, डिमटेरियलाइज कर दो। ठीक है, एंड शेल सिक्योर व्हाट? आईएसआईएन। आईएसआईएन मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी मैं तुमको बताऊँ क्या, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, वो तुमसे इसका फुल फॉर्म पूछ ले। सर कैसी बात कर रहे हो? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ एवर दी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, हाउ कैन दे आस्क दिस? अरे दे हैव अ प्रॉपर, मतलब उनके पास वो है ना यार, अधिकार है। दे कैन गिव यू चार चॉइसेस इन द एमसीक्यू: इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिटी नंबर,
इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसे करके वो लोग चार दे देंगे। तुम कंफ्यूज जाओगे यार ऐसा कुछ तो भी पड़ा हुआ है, तुम कुछ भी लिख के आ जाओगे। तो इसलिए अच्छे से याद रखना, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिक जो आपको लिखा है वो ISIN। सर ये क्या होता है? सर ये एक प्रॉपर एक आपको आई गुड से एक नंबर एलोकेट कर दिया जाता है, हर टाइप ऑफ सिक्योरिटी के लिए आपको लेना पड़ता है। ठीक है, सेबी की जो इंटरमीडिएट है डिपॉजिटरी के थ्रू, ठीक है, उनके थ्रू आपको ये चीज़ लेनी पड़ती है। तो वो लिखा सिक्योरिटीज के लिए आपको सिक्योर करने के इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप इसको एलोकेट करते हो, हर टाइप ऑफ सिक्योरिटी के लिए चाहिए। ठीक है, एंड शेल इन्फॉर्म, ये सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बताना अबाउट दिस फैसिलिटी। सर कौन सी फैसिलिटी? डीमटेरियलाइजेशन की फैसिलिटी। कुछ नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं समझो, ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई अगर आज समझो आज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आप हो, एंड व्हाट यू हैव डन, यू हैव डीमटेरियलाइज योर एग्जिट, आपको पहले इसके लिए एप्लीकेशन देना है। अगर आप अपनी सारे सिक्योरिटीज को क्या कराना चाहते हो, डीमटेरियलाइज या डीमटेरियलाइजेशन, तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी क्या करेगी, आपके लिए ISIN नंबर ला के देगी। ISIN नंबर क्या होता है सर? ISIN नंबर भाई एक नंबर है जो आपको एलोकेट होगा, वो आपको हर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के लिए चाहिए। और ये जो डिमोनेटाइजेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है ना डिपॉजिटरी के पास, ये आपको किसको बताना है? सारे शेयर होल्डर्स को, कि वो लोग अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करके फिजिकल शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट करा ले। सर सबसे अच्छी चीज़ बताओ ना, सबसे अच्छी चीज़ आ जाओ, ऑब्लिगेशन, ये भी MCQ में आएगा। तो वो लिखा है कि ऑब्लिगेशन ऑफ सच अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिटरीज, ठीक है, रजिस्ट्रार और ये जो शेयर ट्रांसफर एजेंट होते हैं ना, ठीक है, उनके रिगार्डिंग। तो ये क्या है? तो लिखा है भाई, पहले तो इसको लिख लेना, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। रजिस्ट्रार टू एन इशू, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये दोनों क्या होते हैं सर? दीज आर इंटरमीडिएट्स विच, जो भी गैप होता है ना यहाँ से लेके वहां तक जाने का, जैसे समझो मैं कंपनी हूँ, तुम शेयर होल्डर्स हो, ठीक है, और बीच में RSE NSE BSE ये सब जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, तो इनके बीच में जो पूरा डिमेटलाइजेशन का प्रोसेस है, शेयर परचेज सेल और ये सब कुछ करना इजीली, ये पूरा कंप्लीट करा के कौन देता है, कौन हेल्प करता है? वन एंड ओनली हु, ये। ठीक है, तो ये लोगों के थ्रू आप बहुत सारा काम कर सकते हो, जैसे कि दिस आर इंटरमीडिएट्स ना, नॉट ओनली दिस, स्टार्ट टू एन इशू शेयर ट्रांसफर एजेंट, तो ये आपके शेयर सिक्योरिटीज में हेल्प करती है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों का हेल्प ये लोग करती है। तो लिखा है आपको इनको क्या करना है, टाइमली पेमेंट ऑफ फीस। कौन कौन सी फीस? एडमिशन फीस और एनुअल फीस, बचपन में स्कूल में होती थी ना, एडमिशन फीस, और हर साल आपको एनुअल जो आपकी एग्जाम फीस और ये सब कुछ फीस देनी। तो एनुअल फीस जो साल भर की होती है, और एडमिशन फीस जब आप एडमिट हो रहे हो फर्स्ट टाइम, इनके मेंबर बन रहे हो, इनका पार्ट बन रहे हो, किसको? डिपॉजिटरी को। RTI और ST को, RTI मतलब ये वो राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI नहीं है, ठीक है, तो याद रखना, स्टार्ट टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, दीज आर, अगर किसी को लिखना हो, किसी को नहीं पता हो तो लिख लेना, दे आर सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स, ठीक है, दोज हेल्प्स इन दी सिक्योरिटीज मार्केट, ये बोल सकते हो, शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर करने में ये लोग हेल्प करते हैं। फिर ये लोग, और आपको क्या देना है, कंपनी की ऑब्लिगेशन है, कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना है ना, कितना? एट ऑल द टाइम, कम से कम 2 साल की फीस का इनके पास आपको क्या जमा करा के रखना है, मतलब अपने पास क्या रखना है? सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन करना है। कितने साल का? 2 साल की फीस जितनी होती है ना, उतना। और आपको सारी गाइडलाइंस, सारी रेगुलेशन, सारे डायरेक्शन जो सेबी दे रही है या डिपॉजिटरी दे रही है, उसको भी क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अच्छा सर, अगर हमने एक आध साल कभी इनके साथ धोखेबाजी कर दी, क्या हम लोगों ने इनको पेमेंट नहीं दिया, किसको? डिपॉजिटरीज को, RTI को, रजिस्ट्रार टू एन को, ये इनको शेयर ट्रांसफर एजेंट जो होते हैं इनको। तो ये बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर आपने क्या किया, डिफॉल्ट किया फॉलो करने में, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच हैज डिफॉल्टेड इन कंप्लाइंग विद द अबव ऑब्लिगेशन शैल नॉट मेक एन ऑफर ऑफ एनी सिक्योरिटीज और बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, मतलब आपसे कुछ राइट छीन ली जाएंगी, क्या? ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज का, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का, बोनस शेयर्स का, राइट शेयर्स का, टिल द पेमेंट्स आर मेड टू देम, ठीक है, या डिफॉल्ट शेल बी मेड गुड। तो जब तक आप इनको या तो पेमेंट नहीं कर देते या डिफॉल्ट गुड नहीं कर देते, तब तक आप इनको, आपको ये सब कुछ राइट्स नहीं मिलेंगे, आपसे ये सारे राइट छीन लिए जाएंगे। मतलब कि आपको तो ये सब इंपॉर्टेंट राइट्स है ना, बायबैक करना, बोनस, राइट इशू, ये सब आप नहीं कर सकते जब तक आप इनका पेमेंट खा के बैठे हो और चुका नहीं देते। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। सर ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है? बोलो क्या? कंप्लेंट्स। रिड्रेसल का मतलब क्या होता है? सॉल्व करना। मैकेनिज्म मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बोल दो, एक तरीका बोल दो। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, हाँ है, you guys can file your grievances, your complaints, your issues with IEPF authority, investor education and protection fund। सर ये कहीं सुनेला सुनेला लग रहा है? हाँ सुनेला भी है, देखिएला भी है, कहाँ पे है? सर ये अपन लोग ना सेक्शन 125 जो होता है ना कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है,
ये क्या होता है, ये एक तरीके का फंड होता है जिसको चलाती है आईपीएफ की अथॉरिटी। तो आप इनके थ्रू अपने सारे ग्रीवेंसेस को क्या करवा सकते हो, रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब सॉल्व कराना। आज समझो मेरे को कंपनी कोई तो भी मेरा राइट छीन रही है, कुछ तो भी गलत कर रही है मेरे साथ, तो मैं कंप्लेन किधर फाइल कर सकता हूँ, अपना इशू अपना कंसर्न किधर रेस कर सकता हूँ, इन लोगों के पास। ठीक है। अब एक चीज़ अलग ना, डीमेट के बारे में बता रहे कि डीमेट की अच्छी बात क्या है। डीमेट ना आपको इंश्योर करता है कि फुल प्रूफ कंट्रोल ओवर योर इशू ऑफ शेयर, सेल ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर्स, प्लेज ऑफ शेयर्स, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब यही सब। शेयर सिक्योरिटीज इशू करना, सेल करना, परचेज करना, प्लेज करना, एक्सटिंग्विश करना। ठीक है। लीडिंग ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी टू दी एंटायर प्रोसेस इन सिक्योरिटीज मार्केट। तो इससे क्या होता है, सारे सिक्योरिटीज मार्केट का जो पूरा प्रोसेस है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो टॉप में आ जाती है, क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है, विश्वसनीयता और मजबूत ठोस हो जाती है। लोग उसमें विश्वास कर पाते हैं, हाँ यार, ऐसा नहीं कि कंपनी हमारे साथ धोखा कर रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ अंडर डीमेट। ठीक है। तो वो लिखा है प्राइवेट कंपनी, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना प्लीज प्लीज प्लीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी, निधि एंड होली ओन सब्सिडी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की है, उनकी जो सिक्योरिटीज है या तो फिजिकल या डीमेट में हो सकती है। अच्छा, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, मैं रियल लाइफ में अगर तुमको बताऊँ तो इसके ऊपर आ रखा है अमेंडमेंट। ठीक है। बट अभी तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने इसको कोई अलग से नोटिफाई करके इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई नहीं है, जब तक मैं लेक्चर ले रहा हूँ या रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, इसके बाद अगर आ गई होगी तो आपको माइट भी कोई नेक्स्ट लेक्चर से मिल जाएगा, है ना। मतलब इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है, माइट भी एमसीए के कुछ कुछ अमेंडमेंट आ रखी है कि कौन सी प्राइवेट कंपनी को मैंडेटरी है, कौन सी को नहीं है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसके ऊपर कोई बड़ा बड़ी चीज़ें नहीं बताई, तो जब तक नहीं बताती अपन भी इसको नहीं करते। बस इतना याद रखो कि इन लोगों को क्या किया गया है। इन लोगों के पास ऑप्शन है, इधर दे कैन मेंटेन फिजिकल फॉर्म, इधर दे कैन मेंटेन डिमेटिलाइज्ड फॉर्म। आया क्या समझ में? होप सो आ गया होगा। आया तो बताओ, फिर आगे बढ़ूंगा। आया क्या? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बाकी बाकी होगा। आया क्या? ग्रेट, ग्रेट। ओके, चलो अभी सड़ा हुआ फर्जी सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन 30, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या फर्जी है? ये बोलता है अगर आप, मैं वही बोल रहा स्पेसिफाई देयर इन द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम, जहाँ जहाँ एडवर्टाइज करो क्या क्या बताना, आपका ऑब्जेक्ट, आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी। ठीक है। और सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम, उनका नाम, मतलब जिन लोगों ने साइन किया मेमोरेंडम, जो सब्सक्राइबर वगैरह आपकी। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स, उन्होंने कितने सब्सक्राइब किए। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है ओवरऑल कंपनी का, जैसे हमारे 5 लाख का ऑथोराइज्ड है, 1 लाख का पेड अप, ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा है तो आप बता दो, समथिंग लाइक दिस। समझ में आया? काम करनी, काम की चीज सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाह वाह वाह। प्रोस्पेक्टस। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इसको अच्छे से पढ़ना, ये बेस्ट है। ठीक है। शॉर्ट नोट भी आई, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया, केस लॉ भी आया, तो यू गाइस कैन मेक इट, बहुत अच्छा है। ठीक है। समझिए क्या है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ का मतलब होता है एक लिमिटेड लाइफ बोल देता हूँ, ये एक टाइम बिंग के लिए एक लिमिटेड लाइफ समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पे। शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जो कंपनी इशू करती है। अच्छा, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस उन कंपनीज के लिए अच्छा है जिसको ना एक टाइम पीरियड के अंदर बार बार पैसा मंगाना है। लेट्स से एन एग्जांपल, मेरे को 1 साल के अंदर मेरे को पता है 10 बार पैसा मंगाना पड़ेगा। अब तुमने अभी देखा नहीं है प्रोस्पेक्टस, या प्रोस्पेक्टस के बारे में समझा नहीं है, मैं तुमको ना प्रोस्पेक्टस दिखाता हूँ, 1 सेकेंड रुको। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। वेयर इज दैट डॉक्यूमेंट? वेयर इज दैट डॉक्यूमेंट? ओके। ओके, देखो तुमको दिखते जाएगा। चलो, ये स्विगी का दिख रहा होगा तुम लोगों को। मैं मेरा पर्सनल फेवरेट भी दिखा देता हूँ, पेटीएम। आई थिंक इतना बहुत होगा तुम्हारे लिए। ये है क्या? समझो, ये सब ना एक्चुअली में प्रोस्पेक्टस है, दिस हाउ प्रोस्पेक्टस लुक्स लाइक। ठीक है, ये दिख रहा होगा तुमको। ठीक है।
तो ये प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस ऐसा दिखता है, ऐसा होता है। अराउंड ये तुमको दिख रहा होगा तो 539 पेजेस का है। ठीक है, मेरे आगे पीछे ये दिख रहा होगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये पूरा उसकी बातें हैं, इतनी सारी चीज़ें, इसकी इतना सारा कंटेंट है। सेम गोज विद स्विगी। स्विगी भी दिख रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। ये है क्या सर, समझो। स्विगी का ये जब आईपीओ आया था, ये मतलब आई कैन से पब्लिक ऑफर आया था। ठीक है, तो दे हैड इशूड दिस डॉक्यूमेंट। तो सर आप दिखाना क्या चाहते हो, चलो आओ। शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब ऐसा प्रोस्पेक्टस दिखता है, मैं तुमको ये बता रहा हूँ। ठीक है, आज समझो ये जो प्रोस्पेक्टस अभी तुमने देखा स्विगी का, ये कितने पेजेस का है, 541। ये पेटीएम का देखा, ये कितने का है, 539। सर 550 पेजेस, ये इतना क्या है सर, डिटेल ही डिटेल। ये देखो ये सारा डिटेल जो तुम्हारे स्क्रीन पे तुमको दिख रहा है, इतना सारा डिटेल। तो सर इतना सारा डिटेल बार 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 बनाना पॉसिबल है कि इतने सारे लोगों को बताना, सेबी से परमिशन लो, स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लो, इतना सब कुछ करो बार बार लिस्टिंग के लिए। ठीक है, अच्छा लिस्टिंग छोड़ो, मतलब बार बार शेयर इशू करने के लिए बार बार ये सब इशू करो, इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है सर, मैं धंधा करूँ कि यही करते बैठूं। ठीक है, तो ऐसे टाइम के लिए प्रोस्पेक्टस कौन सा बेस्ट होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है, ये बोलता है इन प्रोस्पेक्टस की एक शेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, मतलब ना जनरली आपको जब बार बार पैसा मंगाना है, जनरली जब आपको बार बार पैसा मंगाना है, ठीक है, तो आप कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का सबसे बड़ा खासियत क्या होता है, आप एक बार एक प्रोस्पेक्टस इशू करो और उसको नंबर ऑफ टाइम बार बार उसी को यूज करो, नया प्रोस्पेक्टस बार बार इशू करने का जरूरत नहीं है। उसी प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। आई होप याद आ गया होगा। ये बोलना चाह रहे हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब कि ऐसा प्रोस्पेक्टस, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक बार बार एक एक से ज्यादा इशू करते हो उसी प्रोस्पेक्टस से, आपको फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू करने की नीड नहीं होती है। तो वैसे प्रोस्पेक्टस को शेयर प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। एक बार प्लीज ये लाइन पढ़ लेना, जो तुमको लाइन दिख रही होगी पूरी। ठीक है, तो लिखा शेयर प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटीज या क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, द सब्सक्रिप्शन फॉर विच, ठीक है, एक एक से ज्यादा इश्यूज लाने वाले एक टाइम पीरियड के अंदर में विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस, तो वो इसके अंदर कवर्ड होता है। अब नीड क्या है सर शेल प्रोस्पेक्टस की, ये किसके लिए सही है, तो ये बोलना चाह रहा है कंपनी जिसको रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस ईच टाइम, जब जब वो क्या करे कैपिटल मार्केट को एक्सेस, जब जब आप पैसा मंगाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अननेसेसरी रिपीटिशन होता है कंपनी के लिए, जो कि बार बार आपको करना पड़ता है ना, विच मेक्स मोर देन वन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इन अ ईयर टू मोबाइल फंड्स फ्रॉम दी पब्लिक, मतलब पब्लिक से फंड लेने के लिए आपको इतना कंजर्ट करना पड़ता है, बार बार इशू करना है। इतना कौन करेगा बार बार, उसमें इन्फॉर्मेशन कौन बताएगा, मतलब नया नया इंट्रोड्यूस करना। तो जबकि मेरे को पता है इतना भी कोई बड़ा बड़ी चेंज नहीं होने वाला है, तो हम लोग ज़्यादा अच्छा क्या इशू कर देते हैं, शेल प्रोस्पेक्टस। शेल प्रोस्पेक्टस आप आरओसी को फाइल कर देते हो एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। अब अगर ये मार्क्ड है तो इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्या लिखा है, इसमें आप इंडिकेट करते हो पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज दी पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सच प्रोस्पेक्टस, मतलब ये कितने साल के लिए वैलिड है सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, इसका वैलिडिटी पीरियड वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। कमेंट्स कहाँ से होते हैं, कहाँ से मैं 1 साल चालू करूंगा, तो फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। तुमको बहुत बार ये एमसीक्यू में दिख जाएगा, है ना, अलग अलग टेस्ट पेपर्स में मॉड्यूल में इधर उधर, कि 4 ऑप्शन देगा फर्स्ट ऑफर ऑफ, लेकिन ओपनिंग ये क्लोजिंग हो जाता है, मिड हो जाता है, बिगनिंग हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। लॉ ने क्या लिखा है, ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफ सिक्योरिटीज, जिस दिन आपने पहला ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इशू किया, ऑफर किया, ओपन किया, वहां से लेके इसकी 1 साल की वैलिडिटी काउंट होती है। तो ये 1 साल के लिए वैलिड है, इसकी वैलिडिटी कहाँ से काउंट होती है, फ्रॉम द डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सच प्रोस्पेक्टस। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर, ठीक है, आपको नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह आपको क्या इशू करना है, बस केवल इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। समझो जैसे कि ये 5-6 पेजेस का इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है। ये क्या होता है सर, देखो मेरे शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो बना हुआ है, ठीक है, ये मैंने बनाया था 1 जनवरी को जब इशू किया था। आज समझो मैं 15 अप्रैल में खड़ा हूँ। अब अगर 15 अप्रैल को मेरे को और प्रोस्पेक्टस इशू करके पैसा मंगाना है तो मैं यही वाला यूज कर सकता हूँ। लेकिन 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच में कोई चेंजेस हुए होंगे क्या, फॉर श्योर कुछ कुछ जगह पे चेंजेस होंगे। जैसे समझो मैंने कोई नया लोन ले लिया, चार्ज क्रिएट कर दिया, तो ये सब भी इन्फॉर्मेशन किसको पता होना चाहिए, जिससे मैं पैसा मांग रहा हूँ। तो उनको हम लोग क्या कर देते हैं, इसके साथ एक नया छोटू सा डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम विथ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, और यही क्या बन जाता है, फाइनल प्रोस्पेक्टस। ठीक है, मतलब हम लोग नया प्रोस्पेक्टस फिर इशू नहीं करते, केवल क्या इशू कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या होता है कि जो भी मटेरियल फैक्ट्स है रिगार्डिंग नए चार्जेस क्रिएटेड, चार्जेस क्या होता है समझ लो, एग्जांपल के तौर पे हमने कोई लोन लिया है और प्रॉपर्टी गिरवी रखाई है, चार्ज क्रिएट किया है अपने उसमें, तो वो
उसके बारे में कोई फैक्ट है तो बता दो। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बड़ा बड़ी चेंज हुआ है तो बता दो, जब पहली बार से किया तो और अभी जब कर रहे हैं तब। इसके अलावा भी कोई चेंज है तो वो बता दो। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कौन से फॉर्म में बनाओगे आप? पास टू के फॉर्मेट में बनाओगे। ठीक है, इसके अलावा शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कोई फाइनल प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, जो मैं अभी बता चुका हूँ। वापस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? जिसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, जो कि बोले तो 1 साल। 1 साल कहाँ से काउंट होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर। इसमें क्या होता है, आप एक बार प्रोस्पेक्टस बना लो, फिर बार बार 1 साल के अंदर जितने बार इशू करना है आप उसी को इशू करके पैसा मंगाओ। सर लेकिन अगर कोई चेंजेस हुआ है तो वो आपको चेंजेस बता देना है। कौन से डॉक्यूमेंट के थ्रू? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में कौन सी बातें आती है? 3 बातें। तो ये 3 बातें तुमको याद रखना है। इसमें कौन से फॉर्म में होगा? पास टू में होगा। प्रोस्पेक्टस में बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम ही फाइनल क्या बन जाता है? प्रोस्पेक्टस। समझ में आया क्या? आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अच्छी बात है, आ गया तो मैं क्या बता रहा था नेक्स्ट? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू दिस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को शॉर्ट में आरएचपी बोलते हैं। सर व्हाट इज दिस? ये एक छोटा सा प्रोस्पेक्टस है, ये भी ये सबसे ज्यादा यूज होता है। मैंने ना इसको याद करने के लिए कैसा ट्रिक बताया था। ऐसे बात बोल सकते हो, सेक्शन 31 में क्या था? शेल्फ। तो तुम जैसे देखोगे ना तो कॉमन क्या पता है कि ये रेडरिंग प्रोस्पेक्टस हर कंपनी का। अभी तुमको दिखाओ क्या? सर अगर तुम ये एवरेज नहीं, ये वाला देखो, ये जो इसका नाम है ना, अगर तुमको यहाँ कहीं पे दिख रहा होगा तो इट इज एन आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है सर, यहाँ पे आओ तो ये कौन सा कंपनी है? ये फर्जी कंपनी, पेटीएम। तो ये क्या है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, 1 2 3 4। जिसको नहीं दिख रहा उसको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। दिख रहा है अब? ये देखो, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इधर मेरा कर्सर घूम रहा है। ये रेडियन प्रोस्पेक्टस। तो ये होते हैं आरएचपी। तो सर एक चीज बोल दूं क्या? हर 3 में एक प्रोस्पेक्टस, मतलब हर 4, अगर मैं 4 प्रोस्पेक्टस का लूँ तो 3/1 ऐसा होता है। ऐसा बोल सकते हो, हर 3 में एक प्रोस्पेक्टस क्या होता है, समझो वैसा। तो 31 सेक्शन किसके लिए है? शेल्फ के लिए। 32 के हर 3 में दो। अगर आप 5 देख रहे हो तो आप अगर ऐसे देखोगे तो कम से कम ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या चलता है? रेडिंग प्रोस्पेक्टस। तो हर कंपनी ऑलमोस्ट आरएचपी के थ्रू ही पैसे मंगाती है। तो आरएचपी क्या है? एकदम अच्छे से समझना, एकदम अच्छे से। कई सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते। आरएचपी क्या है? देखो मुझे ना हर बार मार्केट की नब्ज नहीं पता है। मार्केट की नब्ज मतलब कि मार्केट मेरे फेवर में है कि नहीं है, या मार्केट में मेरे शेयर सिक्योरिटीज लोग कितने में लेने को रेडी, क्या रेट, क्या पैसा, और कितनी क्वांटिटी, कितना अमाउंट और कितनी क्वांटिटी। तो जब मैं श्योर नहीं हूँ तब मैं क्या करता हूँ? रेडिंग प्रोस्पेक्टस इशू करता हूँ। ठीक है, जिसमें क्या नहीं होता, कंप्लीट पर्टिकुलर्स, कंप्लीट डिटेल किसके रिगार्डिंग, या तो क्वांटम, क्वांटम बोल सकते हो, क्वांटिटी या प्राइस। एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों से पूछा, मैंने बोला भाई मैं 100 रुपए का एक शेयर रखूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, तुम लोग कितने शेयर लेने को रेडी हो? या मैं 5 लाख शेयर लूंगा, तुम लोग कितने शेयर लोगे, कितने प्राइस में, ऐसा कुछ पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज नहीं बता रहा हूँ, ऐसा समथिंग कुछ। और मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ कि मार्केट में तुम मेरे, इससे क्या होता है कि आप ना सही तरीके से अपनी नीड को असेस कर पाते हो, और आप मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग, ना ही अंडर वैल्यूड ना ही ओवर वैल्यूड होके, ना ही ज्यादा बाहर रिलाई करके, ना अपने आप को अंडर रिलाई करके आप डिसीजन लो। तो आपको एक अच्छा खासा एक बेसिस पता चल जाता है। ठीक है, तो लिखा है नीड के असर आरएचपी की। तो ये लिखा है टू अवेल द मोस्ट ऑफ द फेवरेबल मार्केट कंडीशन। अभी बताया मैं तुमको कि आपको देखना है आपके लिए सबसे फेवरेबल मार्केट कंडीशन क्या है। एंड द प्राइस पर सिक्योरिटी, पर शेयर का प्राइस, एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, ये सब जानने के लिए आप किसके लिए दे देते हो? उन्हीं लोग को। आर लेफ्ट ओपन टू द डिसाइडेड पोस्ट क्लोजर ऑफ द इशू। तो एक बार इशू क्लोज होगा तब आपको पता चल जाता है कि भाई क्या प्राइस फाइनल करना है, क्या सिक्योरिटीज का नंबर होगा, ये सब कुछ आपको आपके लिए मैक्स बेस्ट पोजीशन देखनी है मार्केट में। ठीक है, फेवरेबल मार्केट कंडीशन देखनी है, तो उसके लिए ये होता है। समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट लिखा है ये रेड एंड प्लस में, फिर लिखा है ये आपको अब ये इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। पहले इसको मैं एक और चीज बता देता हूँ, इसका एक और नाम क्या है? बुक बिल्डिंग इशू भी बोलते हैं, या प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी बोलते हैं, प्राइस डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम लोग प्राइस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो प्राइस डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, और बुक बिल्डिंग वन बाय वन लोग बिड लगाते जाते, बिड इन द सेंस मैं इतना शेयर लेने को रेडी हूँ, मैं इतना शेयर लेने को रेडी हूँ। तो आपको एक डिमांड पता चल जाती है, क्वांटम। समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब ये क्या बोलता है, इसकी जो चीजें हैं वो समझो। ये बोलना चाह रहा है कि file it with the registrar at least 3 days prior to the opening of the subscription list in the
ऑफर। तो ये आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार को जब भी से आप सब्सक्रिप्शन लिस्ट करोगे, ऑफर ओपन करोगे, उसके 3 दिन पहले आपको फाइल कर देना, इन्फॉर्म कर देना है। इसके अलावा आरएचपी में सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे जो एक प्रोस्पेक्टस में होते हैं। तो भाई ऐसा नहीं कि आप मेन प्रोस्पेक्टस में तो बोल रहे हो कोई गलती नहीं करूंगा, लेकिन बिंदास झूठ झूठ किस में बोल रहे हो, आरएचपी में। तो ये आरएचपी में अगर आप झूठ झूठ लिखोगे तो सही चलेगा कि नहीं। तो जो ऑब्लिगेशन इसमें होती है सेम ऑब्लिगेशन इसमें भी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें होती है इसमें भी है, जो दिक्कत इसमें होगी वो इसमें भी होगी। दिक्कत इन द सेंस आपके ऊपर पनिशमेंट अगर इधर होती है तो इधर भी होगी। ठीक है, और अगर कोई भी वेरिएशन हो रहा है इसमें आरएचपी और फाइनल प्रोस्पेक्टस में, तो आपको उसको कैसे हाईलाइट करना है, एज अ वेरिएशंस। तो ये वाले प्रोस्पेक्टस में और आरएचपी में अगर कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो आपको हाईलाइट कैसे करना है, एज अ वेरिएशन इन दी प्रोस्पेक्टस। तो जैसे ही क्लोज होगा क्या ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन, तो प्रोस्पेक्टस में क्या बताओगे, टोटल कितना कैपिटल आपने रेस किया। जब आपका ऑफर क्लोज होता है तो आप फाइनल एक बताते हो ना कि हमने कितना पैसा मंगवाया मार्केट से, बाय डेट के फॉर्म में या शेयर कैपिटल के फॉर्म में, क्लोजिंग प्राइस क्या रहा पर शेयर सिक्योरिटीज का, और भी अदर डिटेल जो पहले आरएचपी में आपने नहीं बताई थी, रजिस्ट्रार को बता देना, सेबी को बता देना। बुक बिल्डिंग इज एक्चुअली अ प्राइस डिस्कवरी मेथड। इस मेथड में क्या होता है, कंपनी डजंट फिक्स अप एनी पर्टिकुलर प्राइस फॉर द शेयर्स, बट इंस्टेड आपको एक क्या दे दी, प्राइस रेंज। एक बहुत अच्छा वर्ड है प्राइस रेंज, समझो एग्जांपल के तौर पे मैंने तुमको क्या बोला, यार मैं चाह रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है 100 रुपए से 120 रुपए के बीच में क्या होगा, मेरी कंपनी के शेयर सिक्योरिटीज का प्राइस होगा। तुम बिड लगाओ, तुम कितने में कितना शेयर लेने को रेडी हो। मतलब जैसे कि समझो 3 लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, एग्जाम्पल। तो मिस्टर ए बोलते हैं मैं ना 105 रुपए में, एग्जाम्पल जस्ट अ सेकेंड, 105 रुपए में 100 शेयर लेने को रेडी हूँ। मिस्टर बी बोलते हैं मैं 115 रुपए में, ठीक है ये 100 ले लो, है ना, मैं 100 शेयर लेने को रेडी हूँ। और मिस्टर सी बोलते हैं मैं 120 रुपए में, ठीक है, 120 शेयर लेने को रेडी हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, वॉट एवर यू गाइस से। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चल जाता है, एक प्राइस रेंज मिल जाता है, तो लोग अपने अपने हिसाब से बिड करते हैं। एन अंडर राइटर बिल्ड्स अ बुक बाय एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द फंड मैनेजर्स। ठीक है, तो अब ये फंड मैनेजर्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं, जो कि अलग अलग लोगों से ऑर्डर लेते हैं और फिर उसको भरते हैं, इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स दे डिजायर एंड द प्राइस दे आर विलिंग टू पे। अभी होता है नंबर ऑफ शेयर्स दे डिजायर एंड द प्राइस दे आर विलिंग टू पे। तो ये पूरा चलता है। अभी ये हम लोगों ने मेन क्लासेस में पढ़ रखा है, मैं तुमको यहाँ पे भी सोचो इतना बता दिया हूँ। अब इसके और डेप्थ में जा सकते हैं, बट डेप्थ में जाएंगे ना तो इट विल बी वेरी लॉन्ग। तो बस इतना समझ लो, इसको बुक बिल्डिंग, इसका 2 नाम और लिखना, बुक बिल्डिंग मेथड या बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म या प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी आरएचपी को बोलते हैं। कभी उस नाम से भी क्वेश्चन आया तो घबराना मत, यही वाला पॉइंट्स लिख के आना। आया क्या समझ में? नहीं आया तो बिंदास पूछो। आ गया। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट आखिरी, चलो ये क्या बोल रहा है कि एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है। सो एवरेज प्रोस्पेक्टस सेक्शन 33 में डिफाइंड है। सर एक बार समझो, ये कुछ भी नहीं है। अभी समझो तुमने इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस बनाया, कौन पढ़ता है, कई लोग तो पता है कि ये इंस्टीट्यूट की इतनी बड़ी, ये मैट नहीं पढ़ते, मटेरियल नहीं पढ़ते, इसलिए हम लोग क्या बना देते फिर कुछ ऐसे नोट्स। ठीक है, ओके मैं बता दूंगा बुक बिल्डिंग वाला। ठीक है, और वापस वापस अभी एक बार यहाँ आते फिर और बता दूंगा। तो मैं क्या बताया, जैसे ये स्विगी का इतना बड़ा, ये पेटीएम का, पेटीएम का देख रहे हो, अगर तुमको दिख रहा होगा जिधर मेरा कर्सर है, 539 पेजेस का, इतना बड़ा सर कोई पढ़ता होगा क्या? हाँ बहुत कम लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, मतलब जिनको उतना वो नहीं है, लेकिन कई लोग जो पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वो पूरा इसको चार्ट लेती है, तब जाके दे इशू फंड्स, इतना इतना पैसा लगाती है। ठीक है, तो बस वो यहाँ पे भी वही बोलना चाह रहे हैं कि सर, है ना, कभी कभी ना अपन लोग पूरा पूरा प्रोस्पेक्टस या मतलब वो वर्थ नहीं होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो उसके अगर मैं फीचर्स डाल दूँ, इसको जो इंपॉर्टेंट सेलियन फीचर्स है वैसा वाला प्रोस्पेक्टस इशू करूँ, तो बोलते हैं एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या है, एक ऐसा मेमोरेंडम जिसमें क्या आता है, सेलियन फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, यानी कि जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है ना, वही मैं केवल डाल के एक प्रोस्पेक्टस इशू करता हूँ ना, तो वो वाले प्रोस्पेक्टस को कौन सा प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, एवरेज प्रोस्पेक्टस। सर एक आधा दिखा पाओगे क्या? देखो स्विगी का मैंने तुमको मेन प्रोस्पेक्टस दिखाया था, अब ये स्विगी का जो तुमको सामने में दिख रहा है, दिस इज दी एवरेज प्रोस्पेक्टस, तुमको दिखेगा तो ये सामने में 8 पेजेस का है।
8 पेजेस का ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है सर, ये वही लिखा है, मेमोरेंडम कंटेनिंग द सेलियंट फीचर्स, इसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज प्रोस्पेक्टस। तो ये पूरा एवरेज प्रोस्पेक्टस है, जो काम काम की डिटेल है ना, वो यहाँ पे आ गई है, देखो। ओवरऑल हम लोग कितना इशू ला रहे, कितना फ्रेश इशू कर रहे, कितना ओएफएस से निकाल रहे हैं, क्या है कैसा है, A to Z सारी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, जो जो भी खास खास काम काम की चीजें जो तुमको बतानी और तुम्हारे नॉलेज के लिए जरूरी है, वो यहाँ पे बता देते। तो ये सर 6-8 पेजेस का होता है। ये किसके साथ होता है सर, ये ना जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, उसके साथ ये अटैच्ड होता है, उसके साथ ये अटैच्ड होता है एवरेज प्रोस्पेक्टस। तो लिखा है एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या है, एक समराइज फॉर्म है एक्चुअल प्रोस्पेक्टस का भी बताया, जिसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स है, सीलियंट फीचर्स है प्रोस्पेक्टस के। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट कम करने के लिए। क्योंकि देखो, अगर आप 600 पेजेस का, 1000 पेजेस का किसी को भी कोई मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। अब आप 600 800 पेजेस का दोगे तो उसके लिए तो वो रद्दी है, वो उसको बेच के पैसा कमा लेगा भाई, तुम्हारी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। तो उससे अच्छा आप इसके लिए मेन उसका यूज हो, तो आप इसको क्या करते हो, जब आपको लार्ज नंबर प्रोस्पेक्टस मतलब लोगों को देना है, पब्लिकेशन कराना है, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या लगा देते हो, एवरेज प्रोस्पेक्टस। तो हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या अटैच्ड होगा, एक एवरेज प्रोस्पेक्टस। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट है, एवरी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स टू बी एकम्पनीड, एकम्पनीड मतलब साथ साथ अटैच होगा क्या, एवरेज प्रोस्पेक्टस। लेकिन इन केसेस में आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस लगाने की जरूरत नहीं है। कब? जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म इशू किया रिगार्डिंग बोनाफाइड इन्विटेशन, किस लोग को, अंडरराइटिंग अग्रीमेंट के लिए, मतलब जो अंडरराइटिंग कमीशन, अंडर राइटर, अंडरराइटिंग अग्रीमेंट पढ़ते हैं, जो अभी हम लोग आगे 39 40 में पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर आपने कोई अंडरराइटिंग अग्रीमेंट कर रखा है तो अंडरराइटर को तो आप पहले ही सब इन्फॉर्मेशन दे दिए होंगे। तो ये अलग से ये एवरेज प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत क्या है, वो तो वैसे भी डेप्थ में पढ़ा होगा आपके बारे में, पूरा आपकी जानकारी लिया होगा, तब वो अग्री हुआ होगा आपके लिए सर्विस देने के लिए। सो उसके आपके साथ पहले अग्रीमेंट हो रखा है, तो आपको उन केसेस में, उन जब आप उनको इशू कर रहे हो, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। सेकंड बोलते हैं इन रिलेशन टू शेयर सिक्योरिटी, जो आप किसको ऑफर, पब्लिक को ही नहीं दे रहा हूँ। जब पब्लिक को नहीं दे रहे तो प्रोस्पेक्टस ही इशू नहीं करना, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है तो कौन सा चीज मैं अटैच करूंगा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दूंगा। इसके अलावा मैं वापस ही किसी चीज को दे रहा हूँ, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, तुम ही मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे पहले भी, और तुम्ही को वापस से मैं शेयर सिक्योरिटीज इशू करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो उन लोगों को भी ये क्या नहीं कहलाएगा, मतलब क्या बोल रहे हैं कि उनको देने की जरूरत नहीं है। अरे तुमको तो मेरे बारे में नॉलेज है ना प्रॉपरली, तो मैं तुमको वापस से देखिए क्या ही बताऊंगा। तो लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर मांगता है तो मेरे को उसको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये मेरा ड्यूटी है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी में स्टेटमेंट और एक आध दो टाइप के प्रोस्पेक्टस बची है। बाकी ये चैप्टर फिर थोड़ा सा है, 2 पार्ट में है। तो बोलो तो कंटिन्यू करूँ या आज के लिए रख दूँ? वट एवर यू गाइस सी। ओके, ठीक है। चलो एक बार बस ये समझ लो, बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है, इसका एक और नाम है प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, ये बुक बिल्डिंग इशू क्या है, कुछ नहीं है। इसमें समझो जैसे कि ये ABC वाला जो तुमको एग्जांपल दिख रहा है, जैसे जब मेरे को पता है यार मार्केट में ना मैं नया नया आया हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी नई नहीं है, तो मार्केट में मेरी अभी क्या चल रहा है, ऐसा हो जाएगा मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, कभी कभी तुमने सुना होगा ना, कभी कभी अंडर सब्सक्राइब या ओवर सब्सक्राइब हो जाता है इशू। तो मार्केट में आपका इज्जत बहुत है लेकिन आपको नहीं पता है। समझ में आ रहा है? तो आप ना मार्केट में अपनी इज्जत तौलने के लिए, ठीक है, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपके शेयर सिक्योरिटीज कितना लेने को रेडी है, मार्केट में डिमांड क्या चल रही है, ठीक है, तो उसको फेवरेबल है कि नहीं वो जानने के लिए आप किसका यूज करते हो, RHP का। तो यहाँ पे आप उनको ऑफर दे देते हो, आप एक प्राइस रेंज दे देते हो कि मालिक मैं ये शेयर्स इशू करने वाला हूँ, दोस्तों मैं ये शेयर इशू करने वाला हूँ, मैंने 100 से 120 की एक प्राइस रेंज रखी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं 100 में करूँ, 5 में करूँ, 105, 110, 120, कितने रुपए में करूँ। मैं कम से कम 100 रुपए में करूंगा और मैक्स टू मैक्स 120 में करूंगा, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि सही वैल्यू क्या होगी। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम कितने शेयर कितने रुपए में लेने को रेडी हो, मेरी कंपनी मेरी औकात मेरी इज्जत देगी। तो ये एक तरीके से क्या बोल सकते हो, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। इससे आप प्राइस डिस्कवर कर रहे हो ना, जैसे फाइनल प्राइस क्या निकला, एग्जाम्पल के तौर पे समझो 115 हमने फाइनल किया, एग्जाम्पल के तौर पे, समझ में आ रहा है? तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अच्छा सर, इस इन तीनों में से सबसे बेस्ट क्या होगा, इन तीनों वाले ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि कौन सा फाइनल करना चाहिए प्राइस, कौन सा प्राइस फाइनल करना सही रहेगा? यस, प्राइस बैंड बोलते हैं। कौन सा प्राइस फाइनल करना सही रहेगा, 105, 115, 120? किसमें मेरे ज्यादा शेयर बिक जाएंगे? कैन एनीवन टेल? ए भाई यूट्यूब वाले भी बताना। ठीक है, जबरदस्त चीज है ये। वाह, ए 100 तो शेयर है ना।
लोगों ने 105 में तो वो दिया है, समझो। इट कैन बी 105, मेरे हिसाब से ये बेस्ट होगा, बाकी इसके डेप्थ में नहीं जा रहा। 105 में आपके कितने शेयर बिक जाएंगे पता है? 100 शेयर ये। अच्छा, जो 115 में लेने को रेडी किया वो 105 में भी रेडी होगा, फॉर वेरी श्योर। जो 120 में रेडी है वो तो बिंदास 105 में भी रेडी होगा। तो आपके इतने सारे शेयर्स इसमें बिक जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्या प्राइस रख दिया, 120 का प्राइस रख दिया, तो आपके केवल कितने शेयर बिकेंगे? 120। ये 115 वाला 120 ले पाएगा कि नहीं? वो तो पहले मैक्सिमम अपना 115 बता रखा है। 105 वाला ले पाएगा कि नहीं? तो ये सब कुछ इसके अंदर कवर्ड होता है। तो ये बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। वो लाइव क्लासेस में हम लोग बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठा के देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट अभी हम लोग इसको नहीं कर सकते। होप सो ये आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बिंदास अपन एक बार और जब नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे तो एक बार और कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी के सेक्शंस को पूरा करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है। जिन लोगों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, गाइस प्लीज़ गो एंड वॉच द लेक्चर्स। ठीक है, और चलो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सेम जगह सेम टाइम इसमें मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय।